हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे आईएसएम यानी कि इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स, जिसे हम बेसिकली सोम के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, ऑलरेडी हम लोगों ने यूनिट 2 तक डिस्कस कर लिया है। साथ ही साथ अब हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 3 का पार्ट 1 जो कि डिस्कस कर लिए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 का पार्ट बी। ओके, तो अगर अभी तक यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 2 का पार्ट 1 जो है कि अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। एक एक करके सभी वीडियो को आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी वीडियो आपने स्किप किया तो आपका जो है कि लॉस होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप सभी वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ओके, जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए, तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बेंडिंग इक्वेशन के बारे में एक्सप्रेशन करा था। आज के इस वीडियो में टार्जनल जिसे ट्विस्टिंग मोमेंट के नाम से भी जानते हैं या ट्विस्टिंग रिलेशन के नाम से भी जानते हैं, टार्जनल रिलेशन के बारे में जो है कि हम शाफ्ट के केस में एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे, और इस पर बेस जो है कि न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछता है। ओके, इस पर बेस जो है कि न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछता है। हम जो है कि डेरिवेशन के बाद आज न्यूमेरिकल भी इस पर सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं कि टार्जनल रिलेशन के बारे में कैसे आपको एक्सप्रेशन करना है। जैसे कि कोई भी शाफ्ट होता है। ओके, एक शाफ्ट है कोई, इसका एक एंड फिक्स है। क्या है? एक एंड फिक्स है। मान लेते हैं ए सिरा फिक्स है और दूसरे सिरे पर कुछ ना कुछ इस पर मोमेंट लगाया जा रहा है। ओके, मोमेंट लगाया जा रहा है एम सपोज मान लिए। ओके, या टार्क, सॉरी इसमें मोमेंट नहीं बोलते हैं, टार्क बोलते हैं। ओके, तो टार्क लगाया जा रहा है। ओके, तो टार्क लगाने के बाद कुछ ट्विस्ट करेगा। ओके, तो ट्विस्ट करेगा तो कुछ इस प्रकार में, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर अगर ट्विस्ट करता है तो कुछ ट्विस्ट करके जो डी था वो डी से डी डैश पर चला गया, यानी कि फाई एंगल पर ट्विस्ट कर दिया। ट्विस्टिंग एंगल कितना हो गया? फाई। ओके, यानी कि आफ्टर ट्विस्टिंग जो डी था, डी पर जो भी डी पॉइंट था वो ट्विस्ट होकर डी डैश पर चला गया है। ओके, और क्रॉस सेक्शन को अगर हम ड्रा करें, इस शाफ्ट के क्रॉस सेक्शन को ड्रा करें तो कुछ इस प्रकार से जो है कि क्रॉस सेक्शन ड्रा कर पाएंगे। ओके, तो ये हो गया आपका न्यूट्रल एक्सिस, सेंटर पॉइंट इस शाफ्ट का। ओके, तो सेंटर पॉइंट पर जो एंगल होगा 0 होगा, और यानी कि थीटा डिग्री रोटेट होकर ओके एंगल पर ये जो है कि डी डैश पर चला जाता है ट्विस्ट होकर। ओके, तो यही जो है कि यहाँ पर हम सिमिलरली यहाँ पर हमने ड्रा कर दिया है। आर जो है कि रेडियस है इस शाफ्ट का, और जो है कि यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस कुछ इस प्रकार से, और रोटेट होकर थीटा जो है कि इस प्रकार से डी से डी डैश पर चला गया है। ओके, डी से डी डैश पर चला गया है। और टी क्या है? टार्क है। ओके, टार्क जो है कि लगाया गया है। ओके, ऊपर नीचे कौन से पॉइंट पर? ई और बी पर, ई बी पॉइंट पर टार्क टी लगाया गया है। और आपका शाफ्ट जो है ए बी ई सी, ए है शाफ्ट। ओके, और इस शाफ्ट की लंबाई कितनी है? एल। ओके, तो चलिए हम रिलेशन के बारे में समझ लेते हैं। कंसीडर ए शाफ्ट फिक्स्ड एट वन एंड, यानी कि वन एंड फिक्स है, एंड ए सी यानी कि ए सी फिक्स है, और जो है कि फोर्स एट इंड बी ई इंड पर फोर्स जो है कि लगाया जा रहा है एज सोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा होगा। ओके, लेट हमने अज्यूम कर लिया है कि रेडियस ऑफ शाफ्ट कितना है? आर, रेडियस ऑफ लेंथ ऑफ शाफ्ट कितना है? एल, और उसके बाद टार्क अप्लाइड एट द इंड ई बी, यानी कि ई बी जो इंड है, सिरा है, इस पर टार्क टी अप्लाइड किया जा रहा है। तो ऐसे में जो एक आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कुछ राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा होगा। ओके, और यहाँ पर भी एक जो है कि राइट एंगल ट्राइंगल जो कि थीटा एंगल है, इस पर जो है कि बन रहा है। कौन कौन सा? तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ से, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ नहीं है, केवल ए है। ओके, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ए है आर्क, डी डैश क्या है? आर्क है, और ए क्या है? रेडियस आर। तो यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपान रेडियस। ओके, तो यही है, थीटा इज इक्वल टू डी डैश यानी कि आर्क अपान रेडियस। यहाँ से डी डैश का वैल्यू मिल गया आर इंटू थीटा। आर इंटू थीटा क्यों? डी डैश क्या है? यानी कि जब मान लीजिए इनिशियल क्या था, लेयर डी पर था, तो ऐसे में टार्क के बाद ये चेंज होकर डी डैश हो जा रहा है। तो यानी कि डी से डी डैश क्या हो रहा है? चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि
चेंजेस हो रहे हैं। इनिशियल क्या था, कुछ ना कुछ था, तो जो चेंजेस हो रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे स्ट्रेन बोल सकते हैं उसके रेशियो को। ओके, यानी कि एक तरह से आप स्ट्रेन इसको बोलेंगे, डी डैश को, डी डैश को आप क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेन। तो चेंजेस क्या है, आर इंटू थीटा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टेन फाई राइट एंगल ट्राइंगल में, टेन फाई राइट एंगल ट्राइंगल में डी डैश अपान एफ डी, यानी कि एफ डी यानी कि लेंथ एल। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एफ डी के जगह पर हमने एल लिख दिया है और डी डैश सेम। यहाँ से आप डी डैश का वैल्यू अगर आप जो है कि यहाँ से पुट कर देते हैं, डी डैश का वैल्यू आर इंटू थीटा, तो यानी कि फाई इज इक्वल टू हो गया आर थीटा अपान एल। ए हो गया इक्वेशन ए, हमने मान लिया है। कौन सा, इक्वेशन ए। उसके बाद से शियर स्ट्रेन एट आउटर सरफेस, जो आउटर सरफेस है इस पर शियर स्ट्रेन फाई इज इक्वल टू आर इंटू थीटा अपान एल। ओके, तो हमने मान लिया शियर स्ट्रेस आउटर सरफेस पर आर इज इक्वल टू शियर स्ट्रेन आर थीटा अपान एल। ओके, या आप लिख सकते हो शियर स्ट्रेन क्या होता है, शियर स्ट्रेस एट आउटर सरफेस अपान मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी। ओके, आप जानते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ई इक्वल टू शियर स्ट्रेस अपान शियर स्ट्रेन, वही फार्मूला है। तो शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ शियर स्ट्रेस एट आउटर सरफेस अपान मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। कैसे आउटर सरफेस, जैसे कि कोई भी एक शाफ्ट है, सेंटर पर क्या होता है, स्ट्रेस जीरो होता है, सेंटर पर स्ट्रेस क्या होगा, जीरो होगा, लेकिन आउटर सरफेस पर कुछ इस प्रकार से मैक्सिमम होगा। ओके, टाउ जो होगा मैक्सिमम होगा और यहाँ पर टाउ जीरो होगा, टाउ 1 टाउ 2, और यहाँ पर आप कहें तो आर भी क्या होगा, मैक्सिमम, यानी कि आर मैक्सिमम पर टाउ भी मैक्सिमम हो रहा है, यानी कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाउ के। यानी कि आप कहें तो जो है कि अगर हम R1 यहाँ पर है, ओके, R1 ये टाउ 1 है स्ट्रेस, तो ये दूरी भी हम मान लेते हैं R1। अगर यहाँ पर टाउ 2 है तो डिस्टेंस यानी कि R2, तो यानी कि ये डिपेंड करता है R पर, यानी कि जैसे जैसे हम R का वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेस का मान बढ़ता जाएगा। ओके, तो यही है यहाँ पर, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक हमने समझाने के लिए आपको ड्रा कर दिया है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फाई इज इक्वल टू टाउ अपन जी, यहाँ से हमने स्ट्रेस मान लिया टाउ और जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसे हम शियर मॉडुलस भी कहते हैं। तो शियर मॉडुलस यहाँ से हो गया और फाई का वैल्यू आप जो है कि यहाँ से पुट कर दीजिए, फाई इज इक्वल टू आर थीटा अपन एल, आर थीटा अपन एल जो है कि फाई का वैल्यू पुट कर दिए और फाई इज इक्वल टू टाउ अपन जी है। ओके, तो यहाँ से एक आपको रिलेशन मिल गया, टाउ अपन आर को हमने यहाँ पर कर दिया, जी को यहाँ, तो जी थीटा अपान एल कर सकते हैं। ओके, तो एक रिलेशन कौन सा मिल गया आपको, टाउ अपान आर इज इक्वल टू जी थीटा अपान एल, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। आप इसे याद रखेंगे। यहाँ से टाउ का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि आर इधर कर देंगे तो आर इंटू जी थीटा अपान एल, और जी थीटा अपान एल इंटू आर लिख सकते हैं, और जी थीटा अपान एल को कांस्टेंट मान लेंगे, तो यानी कि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जैसा कि हमने बताया कि जैसे जैसे स्ट्रेस का मान बढ़ेगा वैसे वैसे यानी कि आर का मान भी बढ़ता जाएगा, यानी कि आर का मान बढ़ाने पर स्ट्रेस का मान भी बढ़ेगा, या आर का जो है कि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। ओके, यही है। तो यही यहाँ पर जो है कि आप हम लिख सकते हैं टाउ अपान आर इज इक्वल टू के, कोई ना कोई कांस्टेंट है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं टाउ अपान आर इज इक्वल टू टाउ 1 अपान R1, या टाउ 2 अपान R2, टाउ 3 अपान R3, ऐसे ऐसे करके के तक लिख सकते हैं या कुछ भी। ओके, तो यहाँ से जो है कि इस प्रकार एक रिलेशन मिल जाता है आपको। यहाँ से अगर चाहें तो ये कैपिटल टाउ अपान आर है, ओके, यानी कि ये एक तरह से मैक्सिमम है और ये सब उससे कंपेयर में छोटा है। तो आप यहाँ से अगर हम टाउ 1 निकालें, टाउ 1, तो टाउ मैक्स यानी कि टाउ आर इंटू ये हो गया R1। ओके, इसी प्रकार अगर हम स्मॉल टाउ यानी कि टाउ 2 निकालते हैं, टाउ 2, तो टाउ यानी कि कैपिटल टाउ अपान आर इंटू R2। ओके, या टाउ स्मॉल टाउ इज इक्वल टू तो एक कैपिटल टाउ। ओके, तो यानी कि ये मेन है आपका मैक्सिमम, ये क्या है मैक्सिमम, बाकी ये सब इज कंपेयर टू कम है वैल्यू में। ओके, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शियर स्ट्रेस डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ शाफ्ट।
यानी कि जो रेडियस शाफ्ट की रेडियस होता है उस पर डिपेंड करता है शियर स्ट्रेस। तो यानी कि अगर उस पर डिपेंड करता है तो जो भी शाफ्ट है तो सेंटर पॉइंट पे शियर स्ट्रेस कितना होगा, 0। मैक्सिमम होगा आउटर सरफेस पर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, तो आउटर सरफेस पर तो रेडियस भी सबसे ज़्यादा होगा। ओके, तो नाउ अब क्या करेंगे कि टोटल शियर स्ट्रेस ऑन द स्ट्रिप्स, जैसे कि हमने अगेन एक शाफ्ट माना क्रॉस सेक्शन और इस पर जो है कि एक स्ट्रिप ड्रा कर लिया है जिसका जो है कि थिकनेस है dr। इस स्ट्रिप का थिकनेस क्या है dr और इसका जो है कि हमने r डिस्टेंस पर मान लिया। कितना डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर, यानी कि r डिस्टेंस पर हमने मान लिया। और इसका एरिया कितना होगा तो हमें एरिया अभी नहीं पता है, एरिया हम निकालेंगे। यानी कि सर्कल है तो 2πr ओके इंटू थिकनेस क्या है dr, ये हो गया एरिया। और हमें इस पर जो है कि फोर्स निकालना है, तो ये हो गया आपका टोटल शियर फोर्स ऑन द स्ट्रिप्स। तो dF यानी कि डेल F इज इक्वल टू τ1 यानी कि τ1 कोई हम मान लेते हैं r डिस्टेंस पर, या स्मॉल टाउ इसे मान सकते हैं, स्मॉल टाउ। ओके, तो स्मॉल टाउ या τ1 कुछ भी कर सकते हैं। तो r1 डिस्टेंस ऐसे कुछ हो सकता है, तो 2πr इंटू dr। ओके, ये हो गया एरिया और ये हो गया स्ट्रेस, इससे हम मिल गया आपको शियर फोर्स। ओके, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2πr इंटू dr τ1 इंटू r। ओके, यहाँ से हमने वैल्यू निकाला है, यहाँ से आप जो है कि टाउ का वैल्यू लिख देंगे, कैपिटल टाउ r इंटू r। ओके, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको, सॉरी यहाँ पर फोर्स है, यहाँ पर फोर्स है, फोर्स आपको मिल गया। जब फोर्स मिल गया तो हमें मोमेंट निकालना है, यानी कि टार्क निकालना है, dt। तो क्या होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, यानी कि फोर्स, ये आपका फोर्स लिखा गया है 2πr इंटू dr इंटू τ1। ओके, और ये r है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, यहाँ से dt निकल गया। अब dt क्या है, r और r मिलके r² हो गया। और τ1 का वैल्यू जो है कि हम यहाँ से निकाल सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे τ1 का वैल्यू, यहाँ पर τ1 का वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, τ1 का वैल्यू। ओके, तो कैपिटल टाउ अपान कैपिटल R इंटू R। ओके, कैपिटल टाउ अपान कैपिटल R इंटू R। तो यहाँ पर जो है कि हमने पुट कर दिया है वही 2πr² इंटू dr और कैपिटल टाउ इंटू R अपान R। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 3। यहाँ से डेल टी हो गया क्या आपका 2πr³ इंटू dr अपान टाउ इंटू R। ओके, इंटू टाउ अपान R। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ये हो गया आपका उस पार्टिकुलर इस स्ट्रिप्स के लिए टार्क। अब टोटल क्रॉस सेक्शनल है, इसके लिए टोटल जो है कि टार्क कितना होगा शाफ्ट में, तो टोटल ट्विस्टिंग या टार्क बोल सकते हैं, इसका इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से, 0 से कैपिटल R के बीच। ओके, और इंटू dt। तो इसका वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दिया, और जो है कि आप इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो 80 हो जाएगा। ओके, और जो है कि ट्विस्टिंग लिख सकते हैं t, और उसके बाद से इसका जो है कि टाउ अपान r को हम बाहर कर दिए और 2π को भी बाहर कर दिए यहाँ पर। ओके, 2π टाउ अपान कैपिटल R, और हम जो है कि ये r³ इंटू dr का जो है कि रिस्पेक्ट में जो है कि इंटीग्रेट किए तो r⁴ अपान 4 आएगा। और यहाँ से जब चेंज कर देंगे कैपिटल R, यानी कि आप लिख सकते हैं 2π टाउ अपान R इंटू r⁴ अपान R। ओके, तो r⁴ अपान R आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ ऐसे ही है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया है। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टाउ अपान R इंटू पाई, ये पाई है, r⁴ अपान 2, यानी कि r इज इक्वल टू हम जानते हैं d अपान होता है 2, r इज इक्वल टू d अपान 2। तो यानी कि r के प्लेस पर d/2 रखेंगे तो हो जाएगा d⁴ अपान, यानी कि फाइनली जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आप लिख सकते हैं, टाउ अपान R इंटू πd4 अपान 32। ओके, 16 आएगा, 16 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 32 हो जाएगा। ओके, और होता है πd4 अपान 32 इज इक्वल टू पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले ही पढ़ चुके होंगे मैकेनिक्स में भी। ओके, तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आपका πd4 अपान 32।
तो ए होता है जे के, इसे हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। तो जे हो गया टाउ अपान आर इंटू जे, यहाँ से टी अपान जे कर सकते हैं। ओके, तो टी अपान जे कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं टी अपान जे इज इक्वल टू टाउ अपान आर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। और एक इक्वेशन आपका मिला था यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2, टाउ अपान आर इज इक्वल टू जी थीटा अपान एल। तो और एक मिल गया टाउ अपान आर इज इक्वल टू जी थीटा अपान, यहाँ पर देख पा रहे हैं टाउ अपान आर इज इक्वल टू टी अपान जे टाउ अपान आर और जी थीटा अपान एल, यानी कि एक दूसरे के यानी कि जो है कि इक्वल्स हो गए। टी अपान जे इज इक्वल टू टाउ अपान आर इज इक्वल टू जी थीटा अपान एल। यहाँ पर टी क्या है, टार्क है, जे क्या है, पोलर मोमेंट इनर्शिया है, टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस है, आर क्या है, रेडियस ऑफ शाफ्ट है, कर्वेचर नहीं है, रेडियस ऑफ शाफ्ट है। आप ध्यान दीजिएगा, शाफ्ट है तो रेडियस ऑफ शाफ्ट ही कहेंगे ना। और जी क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस। ठीक, थीटा क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्टिंग, यानी कि ट्विस्टिंग एंगल, कितने एंगल पर जो है कि ट्विस्ट कर रहा है। ओके, ट्विस्टिंग एंगल उसे बोलते हैं। एल क्या है, एल जो है कि शाफ्ट का लेंथ। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने हैं। एक बेंडिंग इक्वेशन का जो फार्मूला है उसे याद करना है, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछता है। और ये जो है कि टार्जनल रिलेशन जो है कि इसे टार्जनल इक्वेशन भी बोलते हैं, इस पर जो है कि न्यूमेरिकल पूछता है। अभी जो है कि हम इस पर जो है कि बेस्ड न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल। उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो भी हम जानते हैं कि शाफ्ट जो यूज होता है, क्या इसका बेसिकली काम होता है, पावर को ट्रांसमिट करना, पावर को ट्रांसमिट करना। तो पावर को ट्रांसमिट करना है तो कितना पावर जो है कि टार्क, अगर कुछ न कुछ टार्क लगाएंगे उसको पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, तो अगर मान लीजिए 3 किलो न्यूटन मीटर का टार्क लगाए तो कितना पावर जो है कि ट्रांसमिट हुआ। तो यानी कि इसके बीच में कुछ कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। तो पावर यानी कि ट्रांसमिटेड पावर बराबर होता है 2 पाई एन टी अपान 60। यहाँ पर एन क्या है, एन है आरपीएम, यानी कि राउंड पर मिनट, जो है कि कितने राउंड पर मिनट जो है कि टार्क कर रहा है। ओके, शाफ्ट। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ट्रांसमिटेड पावर बाई शाफ्ट पी इज इक्वल टू 2 पाई एन टी अपान 60। ओके, अब बात करते हैं कि यूनिट में काफ़ी दिक्कत ना हो आपसे। वेयर टी क्या है, टार्क है, न्यूटन मीटर में। ओके, राउंड पर मिनट यानी कि एन, और पी जो होता है आपको मैं बता दूं एक वैल्यू 1 वाट, हो सकता है कहीं वाट में दे रखा हो, तो कैसे आप न्यूटन मीटर पर सेकेंड में इसको चेक कर सकते हैं। तो 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू होता है 1 वाट के, 1 वाट के बराबर होता है। ओके, तो आप इसे याद रखिएगा। तो इसी पर बेस जो है कि हम न्यूमेरिकल यहाँ पर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को हमारे, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, डिटरमाइन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डाया ऑफ होलो शाफ्ट। जैसे कि कोई भी डाया है, शाफ्ट है, ओके, कुछ डाया का, ये इंटरनल डाया है इसका, और एक्सटर्नल कुछ ना कुछ डाया है। ये मान लेते हैं एक्सटर्नल है, और ये वाला जो है कि इंटरनल है, ये वाला क्या है, इंटरनल है। ओके, इंटरनल है। तो इसके बाद कह रहा है आपका कि जो यहाँ पर इंटरनल डाया फाइंड आउट करना है, वेयर इंटरनल डाया इज 0.6 टाइम्स एक्सटर्नल डाया। यानी कि हमें पता नहीं है, बताया नहीं है, लेकिन जो कह रहा है कि ये बाहर वाली जो डाया है उसकी तुलना में जो अंदर वाली डाया है वो, जैसे सपोज हम मान लेते हैं ए डी है, तो अंदर वाला कितना होगा 0.6 डी, यानी कि बाहर वाली डाया का 0.6 गुना है। तो यानी कि एक्सटर्नल डाया आपका डी है, तो इंटरनल डाया क्या नहीं हो गया 0.6 डी। यही तो समझना है आपको क्वेश्चन में, बाकी आपका जो है कि फार्मूला पर रख दीजिए, आपका सवाल जो है कि हल हो जाएगा। ट्रांसमिटेड जो पावर है, जितना ट्रांसमिट किया जा रहा है 120 किलो वाट। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ट्रांसमिट कितना किया जा रहा है 120 किलो वाट। ओके, उसके बाद से है एट कितने पर 210 आरपीएम पर। ओके, 210 आरपीएम पर, राउंड पर मिनट पर जो है कि टार्क कर रहा है और ट्रांसमिट किया जा रहा है टार्क द्वारा। ओके, शाफ्ट द्वारा। और जो है कि परमिजिबल आप कह सकते हैं जो है कि शियर स्ट्रेस जो दे रखा है 75 MPa। MPa को हम न्यूटन पर mm में कह सकते हैं, MPa इक्वल टू न्यूटन पर mm आएगा, यानी कि 75 न्यूटन पर
mm²। ओके, उसके बाद से अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, वही डाया की साइज बताना है। ओके, तो क्वेश्चन में आप यहाँ पर देख रहे हैं गिवन दिया है, जो भी कुछ दिया है आप लिख दीजिएगा। हमने अज्यूम कर लिया यहाँ पर जैसे कि DI इंटरनल डाया DI है, तो DI अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि 0.6 DE, यानी कि DE क्या है एक्सटर्नल डाया, DI क्या है इंटरनल डाया, और जो इंटरनल डाया है वो एक्सटर्नल डाया का 0.6 गुना है, या ऐसा जो है कि क्वेश्चन में कहा गया है। ओके, और N जो आपका दे रखा है 210 RPM, और पावर जो है 120 किलो वाट दे रखा है। वी नो डॉट पावर यानी कि P = 2π/NT/60 AM फार्मूला जानते हैं। यहाँ से हम T = लिख सकते हैं P × 60/2πN। ओके, लिख सकते हैं। अब T = यानी कि P का वैल्यू हमने पुट कर दिया 120 किलो वाट है, तो वाट में चेंज कर लेंगे, तो 1000 से हम जो है कि मल्टीप्लाई कर दिए हैं, और 60 है इंटू 60 हो गया। उसके बाद 2π अपान N का वैल्यू जो है कि 210 यानी कि RPM दे रखा है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो टार्क जो निकल के आएगा 5456 × 7 न्यूटन मीटर में निकल के आएगा। यूनिट आप ध्यान दीजिएगा, न्यूटन मीटर। ओके, तो ये हो गया बेसिक यानी कि नॉर्मल टार्क। लेकिन सेफ्टी के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि मैक्सिमम जो है 1.4 टाइम्स। ओके, यानी कि इसका 1.4 टाइम्स, तो T मैक्सिमम क्या हो जाएगा, हो सकता है ये तो आपका टार्क आ रहा है उसमें। ओके, लेकिन क्या पता डिजाइन करेंगे तो कुछ ना कुछ अधिक लेंगे, ताकि जो है कि उसकी सेफ्टी बनी रहे। तो इसके लिए जब आप डाया को कंसीडर करना है, आपको डाया का डिज़ाइन करना है, तो ऑलरेडी जो है कि टार्क को हम बढ़ाएंगे तभी तो ज़्यादा डाया होगा। तो यानी कि डाया को यानी कि टार्क को कुछ अधिक बढ़ा दिए हमने, यानी कि स्टार्टिंग में आया इतना, डिज़ाइन के लिए हम टाउ में यानी कि टार्क मैक्स यानी कि मैक्सिमम 1.4 T, तो 1.4 टाइम्स इसका कर देंगे, तो आपका निकल के आ जाएगा 7639.4, और इसे हमने न्यूटन mm में चेंज कर दिया इंटू 10⁻³ न्यूटन mm। ओके, अब यहाँ पर T मैक्स आपको मिल गया। आप जानते हैं बेंडिंग इक्वेशन का फार्मूला, इसीलिए इस सवाल को हमने चुना है ताकि सारे जो है कि क्वेश्चन को फॉलो करता हुआ ये क्वेश्चन है। ओके, हम जानते हैं m टॉर्जनल इक्वेशन T/J τ/R। T आपको मिल गया यानी कि टाउ मैक्स, J आपको जो है कि डाया के अकॉर्डिंग पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। आप जानते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, π/d4/32। ओके, तो लेकिन यहाँ पर होलो है तो D⁻⁴ माइनस स्मॉल d⁻, अभी हम सॉल्व करेंगे। और टाउ जो है कि आपका दे रखा है, R जो है कि हम लेते हैं रेडियस ऑफ शाफ्ट। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप ये फार्मूला T/J τ/R, T max/J τ/R, R बराबर क्या लिए D/2, तो 2 ऊपर चले गया DE, यानी कि ये है आपका एक्सटर्नल डाया। एक्सटर्नल डाया क्योंकि हमने बताया था रेडियस जो R है कुछ यही होगा, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो एक्सटर्नल डाया होगा इंटरनल, यहाँ एक्सटर्नल डाया ही बड़ा वाला होगा DE। ओके, और y जो न्यूट्रल एक्सिस से दूरी है, यानी कि इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि R बोलते हैं इसे। तो R किसके बराबर है हो सकता है, यानी कि R बराबर रेडियस ऑफ, सपोज आप क्या है रेडियस ऑफ शाफ्ट है, तो रेडियस ऑफ शाफ्ट या R बराबर D/2 तो लिख सकते हैं डाया के फॉर्म में। रेडियस यानी कि शाफ्ट की रेडियस है R, तो उसको डाया के फॉर्म में D/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लेकिन D इंटरनल है या एक्सटर्नल, बट हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सटर्नल। ओके, एक्सटर्नल डाया लेते हैं, तो यानी कैपिटल एक्सटर्नल/2, एक्सटर्नल डाया यहाँ पर वही DO आउटर डाया। ओके, T मैक्स अपान यही है T मैक्स, J इधर कर दिए हैं इंटू, तो J पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है इसके लिए J पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है πd4/32, ये होता है सॉलिड जो है कि डाया अगर है। ओके, अगर होलो है, ओके, तो होलो है तो यहाँ पर D जो होगा
कैपिटल डी टू द पावर 4 माइनस स्मॉल डी टू द पावर 4, यानी कि आउटर डाया और इनर डाया, वही है एक्सटर्नल डाया और इंटरनल डाया। ओके, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसके बाद से इंटू टी अपन जे इंटू टाउ अपन आर। ओके, तो जे को इंटू कर दिया है, जे और टाउ यहाँ पर जाएगा, तो वही टाउ यहाँ पर है, और आर डी/2 यानी कि ओके। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये वाला स्टेप आप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से आपको क्या करना है, टी मैक्स π/6 आप सॉल्व करेंगे तो डी एक्सटर्नल डाया टू द पावर 4 माइनस इंटरनल डाया जो था वह किसके बराबर है, 0.6 एक्सटर्नल डाया के, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया है। इंटरनल डाया इज इक्वल टू 0.6 एक्सटर्नल डाया के। ओके, तो इसका जो है कि हमने पुट कर दिया वैल्यू। ओके, फाइनली आप सॉल्व करेंगे इंटू 75 टाउ का वैल्यू। ओके, तो आप इसे सॉल्व करेंगे और टी मैक्स यानी कि टार्क मैक्स आप यहाँ से निकाल लिए हैं, टार्क मैक्स रख देंगे। यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्सटर्नल डाया। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं केवल एक्सटर्नल अब इसमें बचा है, इंटरनल का वैल्यू जो है कि पुट कर दिए हैं। तो एक्सटर्नल डाया मिलेगा आप जब इसे सॉल्व फाइनली करेंगे। ओके, जब इसे आप सॉल्व करेंगे फाइनली तो एक्सटर्नल डाया आपको मिल जाएगा 84.17 mm। जब एक्सटर्नल डाया मिल जाएगा तो इंटरनल क्या था 0.6 टाइम्स एक्सटर्नल के, तो 0.6 टाइम एक्सटर्नल के, यानी कि इंटरनल डाया आपका मिल जाएगा 50.5 mm। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो है कि एक्सटर्नल और इंटरनल डाया आप जो है कि फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से जो है कि टार्क पर रिलेटेड यानी कि टॉर्जनल जो रिलेशन है इस पर रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं आप इसे प्रयास कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, ताकि एग्जाम में आपको बेटर जो है कि हेल्प हो सके, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछता है और साथ ही साथ जो है कि एक्सप्लेनेशन यानी कि डेरिवेशन भी पूछता है। ओके, तो डेरिवेशन हमने करा दिया काफ़ी इजी फॉर्म में, और जो है कि न्यूमेरिकल आपका जो है कि फार्मूला बेस आपका करना आपका काम है।